नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव और मातृभूमि की शुरुआत सीधे आपकी जेब से जुड़ी बड़ी खबर से। अगर आपने बैंक से होम लोन लिया हुआ है या कोई और कर्जा लिया हुआ है तो आपको झटका लगने वाला है। और बड़ी खबर यह है कि आपकी ईएमआई जो है, जो आप हर महीने ईएमआई देते हैं, वो बढ़ सकती है। जिन बैंकों से आप कर्ज लेते हैं उन बैंकों को आरबीआई जो कर्ज देता है उसकी ब्याज दर को बढ़ा दिया गया है आरबीआई के द्वारा। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 40 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी की है। रेपो रेट बढ़कर अब 4.40% हो गया है। मतलब साफ है कि अगर बैंकों को, रिजर्व बैंक को ज्यादा ब्याज देना होगा तो बैंक भी आपसे ज्यादा ब्याज वसूलेंगे। और इसीलिए जो ईएमआई आप देते हैं वो बढ़ गई है। तो आरबीआई का जो बड़ा फैसला वो आपके सामने। रेपो रेट 4% से बढ़कर 4.40% हुई, यानी 0.40 की बढ़ोतरी। कैश रिजर्व रेशियो जो है, जिसको सीआरआर कहते हैं, उसमें 50 बेसिस पॉइंट की बढ़ोतरी। सीआरआर 4% से बढ़कर 4.50% हुआ। महंगाई रोकने के लिए आरबीआई ने ये बढ़ोतरी की है। तो महंगाई के इस झटके पर बात करने के लिए दिल्ली, पटना और जयपुर से हमारे संवाददाता मौजूद हैं। साथ ही वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेन्द्र कुमार भी हमारे साथ मौजूद हैं। रविकांत दिल्ली से लाइव जुड़ रहे हैं, मनीष शर्मा जयपुर से, शशांक कुमार पटना से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। धीरेन्द्र कुमार, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूंगी। सर, मैं समझना चाहूंगी कि अब ये जो रेपो रेट बढ़ा दिया गया है 0.40%, ईएमआई बढ़ जाएगी, ये तो हमें बेसिक समझ में आता है। महंगाई कैसे कम होगी और क्या इसके अलावा कोई और विकल्प नहीं था? क्या ये तो एक हाथ से डालो और दूसरे हाथ से दूसरी जेब से निकालो, महंगाई कम नहीं होगी अगर आप जी नहीं, इसको दूसरी तरीके से देखना चाहिए कि महंगाई बढ़ने के कारण क्या है। महंगाई बढ़ने के कारण दो बहुत खास कारण है जिसका कोई प्रेसिडेंस नहीं है। एक तो हमारे यहाँ दुनिया भर में सप्लाई डिसरप्टेड है। फैक्ट्रियां बंद हुई थी और फैक्ट्रियों से बना हुआ सामान अब हर जगह आसानी से नहीं पहुंच पा रहा है। ये एक कारण है। और दूसरा कि कंजम्पशन का जो सर्ज हुआ है पिछले इस पैंडेमिक के बाद, जो जिस तरह का डिमांड बढ़ा है रफ्तार से, आपको पता चल रहा हो, आपने सुना होगा कि एयरपोर्ट पे लोग ट्रैवल करने के लिए लगे हुए हैं, लोग सामान खरीद रहे हैं। तो ये जो कंजम्पशन बढ़ा है उस, और जो ये आरबीआई का कदम है। और इसके अलावा तीसरी जो बड़ी कारण थी कि रशिया का अटैक यूक्रेन पे, जिसके वजह से जो एक बेसिक कमोडिटी है जिसका जो कि डिसरप्ट हो गया और उसका दाम बढ़ गया है। इन तीन चीज में से अगर एक चीज, ये जो डिमांड को कम करने के लिए जो आरबीआई का कदम है कि पैसा महंगा कर दिया जाएगा तो लोग थोड़ा रुक करके, हाथ खींच करके पैसा खर्च करेंगे, केवल अपने आप में ये काफी नहीं है। जब तक कि ये और इसका थोड़ा बहुत असर होगा। लेकिन और ये जो दाम भी बढ़ने वाला है, ज्यादा दिक्कत हो गई ना। आप समझ रहे हैं, जो मेरी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, आप देखें कि ईएमआई बढ़ने वाला है, मेरी तनख्वाह तो बढ़ी नहीं, ईएमआई बढ़ गई, तो ये तो मेरे ऊपर दोहरी मार हो गई ना। अगर मुझे 1 किलो टमाटर चाहिए तो वो तो मैं खरीदूंगी। महंगाई तो आप कम कर नहीं रहे हैं और आप ईएमआई और बढ़ा दे रहे हैं, तो इससे तो आम आदमी पर दोहरी मार हो गई ना। जी हाँ, बिल्कुल, इससे दोहरी मार हो गई। लेकिन मैं बताऊं कि ये जो रेपो रेट बढ़ा है और ये जो सीआरआर में जो बढ़ोतरी हुई है, इसका असर पड़ेगा, लेकिन बहुत मामूली असर पड़ेगा। उसके अलावा आपने खबर में देखा होगा कि पिछले सप्ताह ही एचडीएफसी ने अपने ब्याज दरें बढ़ाई हैं। और वो जो ब्याज दरें बढ़ाई है वो 0.05% है। तो अगर आप उसको, वो 1/20 है 1% का, तो इसका जो असर होगा जरूर, इससे ब्याज दर बढ़ने से ये आपका महंगाई दर बढ़ेगी। लेकिन आपका ईएमआई का स्केल बढ़ेगा, लेकिन कितना बढ़ेगा? ये 50 रुपए बढ़ेगा, 100 रुपए बढ़ेगा, कितने रुपए के बोरिंग पे ये निर्भर करता है। इसका बहुत मामूली असर पड़ेगा। और दूसरा कि ये देखना होगा कि जो कुछ भी कदम उठाया जा रहा है ये परमानेंट है या तुरंत ये रिवर्स भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बड़ी बात आपने कही कि भाई ये परमानेंट कदम उठाया गया या रेपो रेट कम किया जा सकता है आने वाले समय में जब स्थिति ठीक हो जाएगी। रविकांत मेरे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। रविकांत, दिल्ली में लोगों का क्या कहना है? क्योंकि ईएमआई बढ़ेगी, महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही है, ये तो मतलब दोहरी मार है आम आदमी के ऊपर। क्या कहना है आम आदमी का? शोभना, इस समय हम दिल्ली के कैनॉट प्लेस में हैं। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं। इनमें से कुछ लोगों को रेपो रेट के बारे में जानकारी है और कुछ लोगों को नहीं भी है। लेकिन महंगाई का असर आप लोगों को पड़ता है। रेपो रेट बढ़ा है, महंगाई बढ़ सकती है।
यस, महंगाई बढ़ रही है। अब जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि हर चीज़ जो नॉर्मल कमोडिटी की है वो रूटीन एक्सपेंसेस हमारे काफ़ी बढ़ गए हैं, और उन रूटीन एक्सपेंसेस के कारण जो पुरानी सेविंग्स हैं वो हमारी एंड अप हो रही हैं और नई सेविंग हम करंट में कर नहीं पा रहे हैं। तो वो सब चीज़ों का एक कंबाइंड एफर्ट मिलके जो कॉमन मैन है उन पे महंगाई का असर आप लोगों को पड़ता है? महंगाई की वजह से हमें अपने घर के मुश्किल हो रही है चलाने के लिए, और जो जैसे तेल वेल वगैरह जो सारी चीजें थी वो बहुत ज्यादा महंगी हो गई हैं, जिससे हमारे घर को चलाने में बहुत बड़ी परेशानी आ रही है। क्या रिएक्शन लोगों का? मतलब समझा जाए ईएमआई बढ़ गई है, ईएमआई बढ़ गई है, इस पर क्या रिएक्शन है? ईएमआई बढ़ेगी, कॉस्ट ऑफ बोरोइंग, कॉस्ट ऑफ लेंडिंग जो है बैंक की बढ़ेगी, बिकॉज द आरबीआई वांट्स टू स्क्वीज द लिक्विडिटी ऑफ द सिस्टम, तो उसमें फिर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। आम आदमी पर क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, आरबीआई ने जिस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी ले आई है, जिसमें कि रेपो रेट और उन्होंने सीआरआर बढ़ाया है, उसका मुख्य उद्देश्य है महंगाई को काबू करना। जैसा कि हम लोग देख रहे थे कि महंगाई अचानक बेकाबू हो गई थी, आरबीआई आदमी को नुकसान होगा, इससे फायदा होने वाला है क्योंकि सिस्टम से पैसे निकालेंगे। अब मैं मनीष शर्मा का रुख करना चाहूंगी। मनीष शर्मा जयपुर में मौजूद है, जयपुर के लोगों का क्या कहना है, क्योंकि ईएमआई बढ़ेगी तो सभी की जेब पर भारी होगी। मनीष शर्मा। जी शोभना, बिल्कुल मैं जयपुर के बर्फखाना इलाके में हूँ। मेरे साथ यहाँ कुछ लोग हैं, इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने बैंक लोन लिया हुआ है। आपका नाम जानना चाहूंगा। बैंक लोन ले रखा है? अर्जुन लाल नाम है मेरा। जी सर। आपने बैंक लोन लिया है? हाँ सर, मैंने बैंक लोन लिया है। करीब होम लोन चल रहा है मेरा 40-50 लाख का। 40 लाख का होम लोन है। तो आपको पता है कि आज बैंक ने अपनी रेपो रेट बढ़ाई है, जिससे आपकी जो ईएमआई है वो बढ़ सकती है। तो आपको लगता है महंगाई के इस दौर में मुश्किल आने वाली है? सर बिल्कुल 100% मुश्किल आएगी। रेपो रेट बढ़ने से रेट बढ़ेंगे। मेरी इनकम में से जो मेरे खर्चे ऑलरेडी इतनी महंगाई थी, हर चीज़ महंगी हो रही है, नींबू महंगे हो रहे हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है, हर चीज़ महंगी हो रही है, वो बड़ा मुश्किल था। इसके बाद रेपो रेट और बढ़ गया, उससे मेरी ईएमआई पे भी फर्क पड़ेगा। काफ़ी सारा एडजस्ट करना, बस सारा दिमाग तो इसी में चला जाता है। कमाई पे कहाँ जाए आदमी, खर्चे इतने हो जाते हैं कि कमाई करें या इन पे खर्चों को मैनेज करें। हर डे बाय डे हर चीज़ में महंगाई होती जा रही है। महंगाई बढ़ रही है। जी आप ये बताएं, आपको लगता है महंगाई बढ़ रही है? महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ रही है, आम आदमी का जीना बहुत मुश्किल है। क्या क्या चीजें आपको महंगी नजर? पेट्रोल है, खाने पीने के आइटम है, दालें हैं, सब्जियां हैं। आप नींबू ले तो नींबू 80 रुपए पाओ, 90 रुपए पाओ। फल फ्रूट वगैरह कोई ले आदमी खा ही नहीं सकता है। आपको क्या लगता है महंगाई बढ़ रही है? होम लोन है कोई? सर एक तो क्या है सर, पहले कोरोना की वजह से 2 साल बहुत मुश्किल में मतलब निकले। अभी थोड़ी सी स्थिति क्या है, कोरोना के चलते पहले ही 2 साल इतने मुश्किल बीते। अब मैं शशांक का रुख करना चाहूंगी। पटना में शशांक मौजूद है। शशांक, पटना के लोग क्या कह रहे हैं? महंगाई की मार और अब ये रेपो रेट में बढ़ोतरी, ईएमआई भी बढ़ जाएगी, हर तरह से आम आदमी के लिए मुसीबत। देखिए, इस वक्त मैं पटना के अंटा घाट पे हूँ। ये पटना का बहुत बड़ा सब्जी मार्केट है। पहले मैं बता दूं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अनुशंसा पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो रेपो रेट है उसको 4 से बढ़ाकर 4.40% कर दिया है। इसका पॉजिटिव पहलू ये था कि इससे वित्तीय स्थिरता और महंगाई को नियंत्रण में रखा जाएगा, उनकी सोच थी। लेकिन इसका निगेटिव इम्पैक्ट ये है कि जितने प्रकार के जो लोन है, चाहे कार ऑटो लोन हो, पर्सनल लोन हो, चाहे होम लोन हो, सबका ब्याज दर महंगा हो जाएगा, जिसके कारण आम आदमी को ईएमआई ज़्यादा देना पड़ेगा। हमारे साथ खुद यहाँ पर आम पब्लिक मौजूद है जो इस सब्जी मार्केट में आई है मार्केटिंग करने के लिए। सर, जितने तरह के लोन हैं, पहले आप लोग तो ऐसे ही महंगाई की मार झेल रहे हैं, अब ये रेपो रेट का जो चोट है आपकी जेब पे पड़ने वाला है। अब जितने तरह के लोन हैं सब में ब्याज दर महंगे होंगे और ईएमआई आपको ज़्यादा देना होगा। मुख्य तौर पर ये खुशखबरी वाला समाचार है नहीं, और ख़ास करके अल्प वेतन भोगी कर्मियों के लिए तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी की कोई न्यूज़ नहीं बनती है। क्या लोन लेने में तो अब दिक्कत होगी? दिक्कत होगी, अब इंटरेस्ट बिल्कुल छोटे बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और देखिए, ये बहुत बड़ी बात निकल कर आ रही है कि जिन लोगों की तनख्वाहें कम है, यानी लोअर मिडिल क्लास जो है, उनके लिए बहुत मुश्किल हो सकती है। और एक बड़ा सवाल ये भी उठता है कि लिक्विडिटी कम करने के लिए अगर आरबीआई ने ये कदम उठाया है तो सरकार के खजाने में भी तो टैक्स कम पहुंचेगा जब लोग कम खरीदारी करेंगे। आगे बढ़ेंगे और अगली खबर का रुख करेंगे। लाउड स्पीकर के मुद्दे पर राज ठाकरे के तेवर नरम नहीं पड़ रहे हैं। आज मुंबई में राज ठाकरे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस मौके पर राज उद्धव सरकार पर लाउड रहे, तो साथ ही अपने मराठी मानुष छवि से इतर आज उन्होंने हिंदी में मीडिया से बातचीत की है। और जब निवेदन की भाषा जब नहीं समझ में आती, तब आंदोलन की भाषा शुरू हो जाती है।
याचना नहीं, अब रण होगा। कुछ इसी अंदाज में आज राज ठाकरे ने उद्धव सरकार को चेतावनी दी है। कभी उत्तर भारतीयों के खिलाफ मराठी मानुष का झंडा बुलंद करने वाले राज ठाकरे के निशाने पर आज चचेरे भाई उद्धव ठाकरे हैं। ये एक दिन का आंदोलन नहीं है, ये चालू रहेगा जब तक ये आवाजें लाउडस्पीकर बंद नहीं होते, तब तक ये चालू रहेगा। लाउडस्पीकर विवाद पर अपनी दलील को धार देने के लिए राज ठाकरे ने शिवसेना के संस्थापक दिवंगत बाळासाहेब ठाकरे का पुराना वीडियो भी ट्वीट किया। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्यावेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊडस्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। राज ठाकरे ने बाल ठाकरे के भाषण को याद किया तो शिवसेना भी राज ठाकरे को हिंदुत्व की परिभाषा समझाने लगी। महाराष्ट्र में शांतता है, कोई प्रोटेस्ट नहीं है। महाराष्ट्र में कोई भी गैर कानूनी लाउडस्पीकर नहीं चल रहा है पहले से, तो ये आंदोलन क्यों कर रहे हो भाई? आप माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हो। पूरे देश में कानून बना है लाउडस्पीकर के बारे में, उसका पालन इस देश के प्रदेश में हो रहा है, तो नई बात क्या है उसमें? और आंदोलन की भाषा आपके मुंह में शोभा नहीं देती। ये जो शिवसेना है उसका निर्माण आंदोलन से हुआ है, आंदोलन से कोख से हमने जन्म लिया है, तो हमें कोई आंदोलन की भाषा मत सिखाइए। पिछले महीने से ही राज ठाकरे महाराष्ट्र में मस्जिदों के लाउडस्पीकर के मुद्दे पर आक्रामक रहे हैं और उन्होंने ईद के बाद 4 मई को अजान के जवाब में हनुमान चालीसा के पाठ का ऐलान किया था। 3 मे महाराष्ट्रातल्या सगळ्या मशिदींवरच्या मौलवींशी तुम्ही त्यांना बोलवून घ्या, त्यांना सांगा सर्व मशिदींवरचे लाउडस्पीकर हे उतरले गेले पाहिजेत, खाली आले पाहिजेत। राज ठाकरे के इसी ऐलान को एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आज सुबह जमीन पर भी उतार दिया। ये मुंबई के चारकोप इलाके की तस्वीर है, जहां हाथों में भगवा झंडा लिए एमएनएस का कार्यकर्ता खड़ा है। सामने मस्जिद नजर आ रही है। मस्जिद की तरफ से अजान बजती है तो लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा की गूंज भी तेज हो जाती है। एमएनएस कार्यकर्ताओं ने आज महाराष्ट्र में कई जगहों पर अजान के जवाब में हनुमान चालीसा बजाने की कोशिश की। मुंबई लोकल में भी आज बजरंगबली की धुन सुनाई दी। कई जगहों पर मुंबई पुलिस ने एमएनएस के कार्यकर्ताओं के लाउडस्पीकर्स पर ब्रेक लगा दिया। मुंबई पुलिस की इस कार्रवाई पर भी राज ठाकरे का गुस्सा फूटा। सुबह 5 बजे के पहले जो सुप्रीम कोर्ट ने जो बताया वो नियम तोड़कर 135 मस्जिदों के ऊपर सुबह अजान लगाई गई लाउडस्पीकर के ऊपर। मैं पूछ रहा हूं महाराष्ट्र की पुलिस को, इन 135 मस्जिदों के ऊपर आप कौन सी कार्रवाई करने वाले हैं? आप हमारे कार्यकर्ताओं को पकड़ रहे हैं और इनके ऊपर कौन सी कार्रवाई कर रहे हैं? तो हम आपको बता दें कि इसी बड़ी खबर पर हमारे साथ 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं, रौनक कुकड़े मुंबई से और जितेंद्र दीक्षित मुंबई से लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र दीक्षित, मैं पहले आपका रुख करना चाहूंगी कि देखिए, एक तरफ तो महाआघाड़ी के साथ सरकार बनाने के बाद शिवसेना के तरफ से जो हिंदुत्व की जो सख्त लाइन है उसके खाली होने की बात लग रही है कि राज ठाकरे को लग गई है और अब उसी सख्त हिंदुत्व यानी हार्डकोर हिंदुत्व की लाइन को पकड़कर राज ठाकरे आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, राज ठाकरे जो है अपने आप को हिंदुत्व का नया पोस्टर बॉय बनाना चाहते हैं, या फिर ये कहें कि महाराष्ट्र में एक नए बाल ठाकरे के तौर पर खुद को पेश करना चाहते हैं। जिस तरह की कट्टर हिंदुत्ववादी छवि शिवसेना के दिवंगत प्रमुख बाल ठाकरे की थी, उसी तरह की छवि वो अपनी बनाने चाहते हैं और इसके लिए वही रणनीति अपना रहे हैं जो कि बाल ठाकरे ने अपनाई थी। इसके अलावा वैसी ही बातें कर रहे हैं जो कि उन्होंने कही थी और इसके लिए आज उन्होंने बाल ठाकरे का एक पुराना वीडियो भी ट्वीट किया जिसमें कि वो सड़क पर नमाज पढ़े जाने का विरोध कर रहे हैं। तो राज ठाकरे भी, इन्होंने भी जब से हिंदुत्व का मुद्दा अपनाया है, सबसे पहले जनवरी 2020 में इन्होंने अपने पार्टी का झंडा बदल दिया। पहले चौरंगी झंडा था, उसको इन्होंने भगवा रंग का झंडा अपना लिया। उसके बाद में इन्होंने
कट्टर हिंदुत्व खुद को हिंदुत्ववादी पार्टी बताने के लिए एमएनएस को इन्होंने लाउडस्पीकर का मुद्दा उठाया गुड़ी पाड़वा के दिन और ये कहा कि मस्जिदों से लाउडस्पीकर को हटाया जाना चाहिए, नहीं तो एमएनएस के कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। उसके बाद अगली सभा हुई, उसमें उन्होंने अल्टीमेटम दे डाला 3 मई का, और अब आज जो है अल्टीमेटम खत्म हो गया है, 4 तारीख है। आज सुबह से कोशिशें हुई शोभना, आज कोशिशें हुई, लेकिन जिस बड़े पैमाने पर जो है ये आंदोलन करना चाहते थे वैसा हो नहीं सका, क्योंकि पुलिस ने इसके पहले बड़े एहतियाती कदम उठा लिए थे और ये जो है सफल। बिल्कुल बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि रौनक कुकड़े भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ और समय की मेरे पास थोड़ी सी पाबंदी है। रौनक कुकड़े, यानी कि कुल मिलाकर जैसा कि जितेंद्र दीक्षित भी बता रहे हैं, कट्टर हिंदूवाद की छवि जो कि बाला साहब की रही, अब राज ठाकरे उस पर आगे बढ़ना चाहते हैं और बीजेपी के लिए कहीं ना कहीं देवेंद्र फडणवीस के साथ पैरेलल उतना ही बड़ा चेहरा बनकर वो आना चाहते हैं जितना कि बड़ा चेहरा उद्धव ठाकरे थे। निश्चित तौर पर राज ठाकरे की एक कोशिश है, जब से उन्होंने हिंदुत्व की लकीर को आगे बढ़ाने की कोशिश की है तब से महाराष्ट्र में इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी और एमएनएस का आने वाले चुनाव में गठबंधन भी हो सकता है। लेकिन शोभना, जो बात जितेंद्र दीक्षित अभी बता रहे थे मुख्य तौर पर, उसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहता हूँ। आज जब राज ठाकरे ने इस आंदोलन के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें भी उन्होंने साफ कहा है कि वो आंदोलन से किसी भी सूरत में पीछे हटने को तैयार नहीं है। जैसी कार्रवाई उनके कार्यकर्ताओं पर मुंबई पुलिस कर रही है, वैसे ही कार्रवाई जो अनधिकृत मस्जिदों पर लाउडस्पीकर लगे हैं उन पर क्यों नहीं की जा रही, और इसको लेकर वो सरकार पर आक्रामक है और इस आंदोलन से फिलहाल पीछे हटते नहीं दिख रहे। जी शोभना। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र दीक्षित आपका। रौनक कुकड़े आपका। तो बड़ी खबर इस समय की यही है कि राज ठाकरे के जो तेवर हैं वो नरम होने को तैयार नहीं है और एक कट्टरवाद हिंदुत्व की लाइन पकड़कर राज ठाकरे आगे बढ़ रहे हैं। आप जानते ही हैं कि रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध जारी है। रूस के ऑपरेशन लैंडमाइंस का शिकार बना है यूक्रेन का एक गांव। वो गांव करीब 40 दिनों तक रूसी फौज के कब्जे में रहा। वहां के बाशिंदों की जिंदगी पर हर पल मौत का पहरा था। जब यूक्रेन के उस गांव से रूसी सेना ने अपने कदम पीछे हटाए तो वहां सबसे पहले पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। आप भी देखिए यूक्रेन के बारूदी गांव से एबीपी न्यूज की जोखिम भरी रिपोर्टिंग। एबीपी न्यूज की टीम आज यूक्रेन के एक ऐसे गांव में पहुंची है जहां कदम कदम पर घात लगाकर बैठी है मौत। एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह और वीडियो जर्नलिस्ट आसिफ खान आज आपको कीव प्रांत के मोश्चुन गांव में लेकर आए हैं, जो करीब 40 दिनों तक रूसी सेना के कब्जे में रहा। रूसी सेना के पीछे हटने के बाद यहां हालात का जायजा लेने के लिए सबसे पहले पहुंची है एबीपी न्यूज की टीम। यूक्रेन का एक ऐसा गांव जहां बिछी है मौत की चादर। एबीपी न्यूज यूक्रेन में है और यूक्रेन के हम एक ऐसे गांव में पहुंचे हुए हैं जहां 67 दिनों बाद आम लोगों को आने की इजाजत दी गई है। 67 दिनों बाद पहला मीडिया चैनल एबीपी न्यूज इस गांव में पहुंचा हुआ है और यहां की तस्वीरें दिखाएगा। आखिरकार क्यों खतरनाक है ये गांव, हम क्यों कह रहे हैं कि मौत की चादर पर बिछा हुआ है ये गांव। ये गांव मोश्चुन जो कि कीव प्रांत का एक गांव आता है और ये मोश्चुन गांव जो कि माइंस पर बिछा हुआ गांव है। ये ऐसा गांव है जहां कीव प्रांत से सबसे आखिरी में रूस की सेना पीछे हटी थी और एक ऐसा गांव जब रूस की सेना यहां से पीछे हटने लगी तो उन्होंने जगह जगह बिछा दिए हैं माइंस। एक ऐसे माइंस जिसकी वजह से यूक्रेनी सैनिकों की जानें चली गई हैं, यूक्रेनी पुलिस की जाने गई हैं, फायर ब्रिगेड कर्मचारियों की जानें चली गई हैं। हम उस गांव में पहुंचे हुए हैं। 67 दिनों बाद ये हालात है यहां पर कि अभी भी गांव के कुछ हिस्सों में ना सेना जा रही है ना ही पुलिस जा रही है। वजह है कि दाएं और बाएं एक कदम की गलती और धमाका और उसमें चली जाएगी जान। यूक्रेन का आरोप है कि 40 दिनों तक रूसी सैनिकों ने इस गांव में जमकर तबाही मचाई और जब उन्हें इस गांव से पीछे हटना पड़ा तो यहां चप्पे चप्पे पर बारूदी सुरंग बिछाकर भाग गए। जगह जगह जहां आपकी निगाह जा रही है ये मार्किंग की गई है और आप इस सड़क को देखिए, यहाँ पर माइंस बिछे हुए हैं और इस मिसाइल को देखिए। इसी प्रकार से यहाँ पर हमले के निशान हैं। ये रॉकेट को देखिए यहाँ पर धंसा हुआ है और इसके ठीक पीछे जो गड्ढा हुआ है संभवतः वहाँ ऐसी जगहों पर माइंस होगा। सामने जंगल की ओर आपको जो मिट्टी का उभार नजर आ रहा होगा वहाँ माइंस है। तो इस प्रकार के धमाके हो चुके हैं जिसमें यूक्रेनी सैनिकों की जानें चली गई हैं और इसी वजह से
ये जो गांव है वो मौत की चादर पर बिछा हुआ गांव है। हमें साफ हिदायत दी गई है कि पक्की सड़क छोड़कर दाएं और बाएं नहीं जाना है और इसीलिए हम सुरक्षित होकर इस जगह पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। यूक्रेन के कीव प्रांत का मोश्चुन गांव रूसी सेना के ऑपरेशन लैंड माइंस का सबसे बड़ा शिकार भी है और चश्मदीद गवाह भी। इस गांव में आज भी रूस की बारूदी साजिश के सबूत बिखरे हुए हैं। इस वक्त यहां रूस के सैनिक तो नहीं है, लेकिन जगह जगह पर बने ये सीक्रेट बंकर रूसी सेना की मौजूदगी की गवाही दे रहे हैं। जर्नलिस्ट आसिफ खान लगातार आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं और हम दिखाते हैं कि कैसे किस प्रकार से मोश्चुन गांव में यहां पर रूस की सेना ने अपना डेरा जमाया हुआ था। इस गांव में लगभग 40 दिनों से अधिक समय तक रूस की सेना यहां पर तैनात थी। उन्होंने अपने बंकर बनाए हुए थे। इस सड़क के किनारे के इस बंकर को देखिए और हरे रंग का जो आपको बॉक्स नजर आ रहा है उसी में रखे हुए हथियार माइंस का इस्तेमाल जगह जगह माइंस बिछाने के लिए किया गया। और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर हथियारों के जो पुर्जे हैं, मलबा है वो नजर आ रहा है, उनके कपड़े नजर आ रहे हैं। इस बंकर इस प्रकार से जंगलों में जगह जगह बंकर बनाए गए हैं। वो सामने उस बंकर को दिखाएं आसिफ, और वहां हथियार पड़े हुए हैं। लेकिन चूंकि ये माइंस पर बिछा हुआ शहर है, माइंस पर बिछा हुआ गांव है, यहां पर जाना सुरक्षित नहीं होगा। जिस जगह पर हम मौजूद हैं यहां से दाएं और बाएं बहुत सावधानी से हमें रिपोर्टिंग करने की हिदायत दी गई है। रूस की सेना ने यूक्रेन के मोश्चुन गांव में चारों तरफ बंकर बनाकर मोर्चेबंदी कर रखी थी। यहां से यूक्रेन की राजधानी कीव सीधे टारगेट पर थी, लिहाजा इन बंकरों से कीव की जोरदार घेरेबंदी की गई थी। इस तस्वीर को देखिए आप, किस प्रकार से यहाँ पर बंकर बनाए गए हैं। जो झाड़ियां हैं, पत्ते हैं, उसका इस्तेमाल कर बंकर को ढकने के लिए किया गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर यूक्रेन की सेना नहीं पहुंची हुई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये पूरा परिसर माइंस पर फैला हुआ परिसर है। आपको लेकर चलते हैं थोड़ा आगे और दिखाते हैं कि आखिरकार किस प्रकार से यहाँ तबाही मची थी। ये लगभग 1000 से अधिक की आबादी वाला गाँव है, लगभग 400 से अधिक यहाँ पर घर हैं, लेकिन अधिकतर घर नष्ट नाबूद हो गए हैं, अधिकतर घर बर्बाद हो गए हैं। वजह है कि यहाँ पर रूस की सेना लंबे समय तक थी। रूस की सेना ने अपना ठिकाना बनाया हुआ था और इस यहाँ पर जो बमबारी हुई, जिस प्रकार के गड्ढे आप सड़कों पर देखिए, ये इन गड्ढों को देखकर आप अनुमान लगा लीजिए कि यहाँ पर किस प्रकार का हमला हुआ था। 40 दिनों तक रूस की सेना यहाँ पर थी और 40 दिनों तक रहने के दौरान यहाँ पर जमकर तबाही और बमबारी हुई और इस पूरे परिसर में सिर्फ और सिर्फ तबाही फैली हुई है। थोड़ा सा आगे आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये देखिए घर किस प्रकार से क्षतिग्रस्त हो गए हैं, पूरा घर तबाह हो गया है और लगभग अधिकतर घरों का यही हालत है। और हम आपको बता दें कि एबीपी न्यूज संवाददाता मृत्युंजय सिंह और आसिफ खान ने यूक्रेन के मोश्चुन गांव में जो मंजर देखा वो दिल दहला देने वाला था। रूसी फौज ने इस गांव में एक भी घर को सही सलामत नहीं छोड़ा। कई घरों के अंदर तो अभी भी मौजूद है बारूदी सुरंग। रूसी फौज ने इस इलाके से यूक्रेन की राजधानी कीव पर कई बार ताबड़तोड़ अटैक किए थे, लेकिन लाख कोशिशों के बाद भी रूसी फौज कीव में दाखिल नहीं हो पाई। आखिरकार रूस की फौज को पीछे हटना ही पड़ा, लेकिन रूस के सैनिक जाते जाते इस गांव के घर घर में बारूदी सुरंग बिछा गए। यही वजह है कि हमारी टीम इस गांव के किसी भी घर के अंदर दाखिल नहीं हो पाई, क्योंकि हर घर में मौत का जाल बिछा हुआ था। जो घर है यहाँ पे, गांव के घर है, उन घरों में भी जाना अभी तक सुरक्षित नहीं है। न केवल ये जंगल का हिस्सा, बल्कि जो घर हैं उनमें भी जाना अभी सुरक्षित नहीं है। वजह यह है कि कई घरों में माइंस रखे गए हैं। जहां पर रूस की सेना ने अपना डेरा जमाया हुआ था, उन जगहों पर उन्होंने माइंस लगाया हुआ है। तो ऐसे पर पूरे परिसर में माइंस होने की वजह से धमाके हो रहे हैं। बहुत सी लोगों की जानें लड़ाई में नहीं गई जितने की जानें यहाँ माइंस की वजह से गई हुई हैं। तो आपको बताएं कि 67 दिनों तक ये गांव बंद था। यहाँ पर सिर्फ जो गांव का शुरुआती पॉइंट है वहीं तक लोग आ पा रहे थे। इसके पहले भी हमने 2 बार प्रयास किया था इस गांव में आने का, लेकिन जो यूक्रेनी सेना के अधिकारी हैं उन्होंने हमें मना किया था और हिदायत दी थी कि वो ना आए, हम यहाँ पर ना पहुँचे, क्योंकि सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी खतरा है। लेकिन अब हमें इजाज़त दी गई है, लेकिन शर्तों के साथ इजाज़त दी गई है कि आप इस पक्की सड़क को नहीं छोड़ेंगे और पक्की सड़क से रिपोर्टिंग करेंगे। यहाँ
थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा तस्वीर कि किस प्रकार से यहाँ देखिए बंकर बना हुआ है जंगल में, और ये देखिए इस प्रकार के बंकर। अभी तक इन आमतौर पर बंकरों को सैनिटाइज किया जाता है, यानी न्यूट्रलाइज किया जाता है कि यहाँ पर माइंस हो तो उसकी जांच की जाए, तब गांव वालों को इजाज़त दिया जाए। लेकिन फिलहाल सभी को ये हिदायत दी गई है कि जंगल की ओर कोई नहीं जाएगा, कोई पशु नहीं छोड़ेगा, और इसीलिए ये पूरा परिसर अभी भी डेंजर जोन में है, रेड जोन में है, यानी खतरा अभी टला नहीं है। यूक्रेन के मॉस्चुन गांव के घरों के साथ साथ इन सड़कों, गलियों, खेतों और जंगलों में कहीं भी बारूदी सुरंग हो सकती है। इसलिए यहां यूक्रेन आर्मी का कड़ा पहरा है। करीब 67 दिन बाद गांव वालों को गांव में आने की इजाजत तो दे दी गई, लेकिन उन्हें घरों तक जाने की मंजूरी अब भी नहीं मिली है। हम आपको नज़दीक से चाहें तो ये तस्वीरें दिखाते हैं, लेकिन अंदर हमारे लिए भी जाना सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हमें साफ हिदायत दी गई है कि माइंस का खतरा हर जगह बना हुआ है। और आसिफ, आप थोड़ा सा आगे यहाँ पर दिखाते हैं तस्वीरें कि किस प्रकार से यहाँ पर तबाही मची हुई है। ये इन घरों में रूस की सेना तैनात थी, उन्होंने इस घरों का इस्तेमाल किया। 40 दिनों तक थी। घरों में जो अनाज रखे गए थे उनका इस्तेमाल किया, जो उपयोगी चीज़ थे वो अपने साथ लेकर गए। और अब जब जो लोग यहाँ पर लौटेंगे भी तो वो देखेंगे कि उनका घर तो यहाँ बचा ही नहीं है, सिर्फ एक ढांचा बचा हुआ है। तो इस प्रकार की तबाही और बर्बादी यहाँ पर हुई है। थोड़ा आगे लेकर चलते हैं और दिखाते हैं कि ये कितना खतरनाक क्षेत्र है। मॉस्चुन का ये इलाका है, ये कीव प्रांत में ही आता है, कीव राज्य में ही आता है। और यहाँ जो मुख्य राजधानी है वहाँ से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर ये जंगल के बीच बसा हुआ ये गांव है। और जब युद्ध हुआ तो यहाँ से अधिकतर लोग पलायन कर गए, और पलायन करने के बाद वो दूर जो सुरक्षित शहर या कस्बे हैं वहाँ चले गए और इस परिसर को छोड़ दिया था। रूसी सैनिकों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। और यहाँ हम देख रहे हैं कि सड़कों पर भी आपको बहुत जगह गड्ढे नज़र आ जाएंगे, जगह जगह। ये देखिए गड्ढा, यहाँ पर किस प्रकार से यहाँ पर मिसाइल का एक गड्ढा हुआ है। इन गड्ढे को देखकर आप अनुमान लगा सकते हैं किस प्रकार के रॉकेट यहाँ पर गिरे होंगे। घरों की हालत देख लीजिए कि किस प्रकार से यहाँ पर तबाही मची हुई है। ये तस्वीरें बताती हैं कि किस प्रकार से जो रूसी हमला था कितना आक्रामक था, कितना तेज था। और जब यूक्रेन की सेना ने इसका जवाब भी दिया होगा तो वो युद्ध कितना भयावह रहा होगा। यूक्रेन आर्मी का कहना है कि इस गांव में रूसी सेना ने जो बारूदी सुरंग बिछाई है वो अभी तक यूक्रेनी फौज और पुलिस के कई जवानों की जिंदगी छीन चुकी है। यूक्रेन आर्मी ने हर किसी को ये हिदायत दे रखी है कि यहाँ सोच समझ कर कदम रखें, वरना एक छोटी सी गलती का भी बेहद खतरनाक नतीजा होता है, और वो होता है दर्दनाक मौत। इस इलाके में, इस परिसर में यूक्रेन की सेना ने अपना कब्जा का पूरा दावा किया हो कि अब वो हमारे पूरे क्षेत्र में है, कंट्रोल में है। लेकिन रूसी जो मौत की चादर यहाँ पर बिछा कर गए हैं रूस की सेना, तो निश्चित तौर पर ये मौत की चादर यूक्रेनी सैनिकों के लिए बहुत घातक हो रही है। उनकी जानें जा रही हैं। और अभी फिलहाल अधिकतर क्षेत्र से माइंस हटा लिया गया है, लेकिन बहुत सारे क्षेत्र से अभी तक माइंस नहीं हटाए गए हैं। जानते ही हैं कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखंड के दौरे पर हैं, अपनी मां से मिलने पहुंचे थे, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया और अब बाबा रामदेव के आश्रम में पहुंचे हुए हैं। इस समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, आप देख सकते हैं बालकृष्ण जी को, उनका अभिनंदन करते हुए, उनका स्वागत करते हुए बाबा रामदेव भी वहां पर मौजूद हैं। तो मुख्यमंत्री स्वयं पहुंचे हैं बाबा रामदेव के आश्रम में। पोखरी गांव में ये आश्रम है पौड़ी के, और वहां पर इस समय आप ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीरें। मुख्यमंत्री उत्तराखंड के दौरे पर हैं, अपने घर भी पहुंचे थे, अपने गांव में उन्होंने एक रात बिताई और अब आज बाबा रामदेव के आश्रम जो कि पोखरी गांव में है पौड़ी में, वहां पहुंचे हुए हैं बाबा रामदेव। तो चलिए मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं और देश के पूर्व गृह मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम का कोलकाता में भारी विरोध हुआ है। बड़ी बात यह है कि विरोध कांग्रेसियों ने ही किया है।
दरअसल चिदम्बरम कोलकाता हाईकोर्ट में बंगाल सरकार की तरफ से एक केस की पैरवी करने गए थे, लेकिन वहां कांग्रेस का समर्थन करने वाले वकीलों ने चिदम्बरम की गाड़ी को घेर लिया और जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बंगाल में ममता सरकार कांग्रेस को खत्म करने में जुटी है। They have looted public money and you are saving Trinamool Congress. Trinamool Congress, you have came here to save the Trinamool Congress. Yes, absolutely. ABP न्यूज आपको रखे आगे।